हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 11 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले आप उनको देख लें सो डैट आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आए। पिछले पार्ट में हमने देखा था यूफिंग यांगुओ से पूछता है क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगी, तो जैसे ही वो हाँ बोलती है वैसे ही यूफिंग खुश हो जाता है। मगर थोड़ी देर बाद उसको एक कॉल आ जाता है जहाँ पर उसे पार्ट टाइम जॉब करने का मौका मिला होता है और वो यूफिंग को मना करते हुए वहाँ से निकल जाती है। यूफिंग यांगू से बोलता है क्या तुमने नहीं बोला था मुझसे कि हम लोग साथ में लंच करेंगे। यहाँ पर यांगू बोलती है कि मुझे पता है मैंने बोला था, मगर अब मुझे काम आ गया है तो मुझे वहाँ जाना ज़रूरी है। यूफिंग उसे बोलता है अच्छा ठीक है, हम लोग पहले काम पूरा करेंगे फिर जाकर लंच करने चलेंगे। यूफिंग को यांगू हाँ बोलती है और उसे अपने साथ पार्ट टाइम जॉब करवाने ले चलती है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं यूफिंग और यांगू बीच बाजार में खड़े होते हैं। यांगू का काम कुछ ऐसा होता है कि उसको सैनिटरी नैपकिन्स के रिलेटेड क्वेश्चनेयर फिल करवाने होते हैं। वहाँ पर जितनी भी वुमेन्स घूम रही होती है मार्केट में उनसे वो क्वेश्चन पूछेंगे कि आप कौन से ब्रांड का सैनिटरी नैपकिन यूज़ करते हैं, उसमें आपको कैसा कंफर्ट जोन मिलता है और भी बहुत सारे क्वेश्चन। जब यूफिंग ये सब काम करना शुरू करता ही है तो उसकी पर्सनालिटी और उसका हैंडसम फेस देखते हुए सारी वुमेन्स उसके आसपास आ जाती हैं। सारी वुमेन्स यूफिंग की इतनी ज़्यादा दीवानी हुई होती हैं कि वो लाइन लगाकर जो भी यूफिंग उनसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है बहुत साफ साफ उसको जवाब दे रही होती है। यहाँ पर बड़ी उम्र की लेडीज़ भी यूफिंग के पर्सनालिटी और गुड लुक्स देखकर मरी जा रही होती हैं। यूफिंग जब ये सब काम कर ही रहा होता है तो यांगू कहीं पीछे छुपी होती है क्योंकि उसको तो कोई भाव ही नहीं दे रहा होता है। यूफिंग लेडीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा होता है और कभी कभी लेडीज़ उसका मज़ा भी लेने शुरू हो जाती हैं। ये सब खड़े पीछे यांगू देख रही होती है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं ये लेडीज़ की लाइन देखकर वहाँ पर यांदुओ भी आ जाती है। एक्चुअली वो भी मार्केट में कुछ काम से आई होती है और जैसे ही वो देखती है कि कुछ चीज़ फ्री में बट रही है तो वो भी लाइन में आ जाती है। यांगू जब सैनिटरी नैपकिन बांट ही रही होती है तो वो देखती है कि इसी लाइन में पीछे यांदुओ भी खड़ी है। उसे देखकर वो चौंक जाती है और वो सब कुछ यहीं पर ख़त्म करने के लिए बोलती है। यूफिंग को बोलती है यहाँ से हम लोगों को भागना होगा। यूफिंग को पहले तो समझ में नहीं आता है कि यांगू ऐसा क्यों बोल रही है क्योंकि अभी तक उनका काम ख़त्म नहीं हुआ होता है। मगर जब यांगू यूफिंग का हाथ पकड़ के उसको भगाने की कोशिश करती हैं तो सारी लेडीज़ यांगू और यूफिंग के पीछे भागने लगती हैं। जब यांदुओं को पता चलता है कि सैनिटरी नैपकिन की डिस्ट्रीब्यूशन अब ख़त्म हो चुकी है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो बोलती है ऐसे कैसे ख़त्म हो सकता है, मुझे तो अभी तक कुछ मिला ही नहीं है। यांदुओ यूफिंग और यांगुओ के पीछे भागना शुरू कर देती है। बोलती है कि मुझे भी तो दे के जाओ फ्री के सैनिटरी नैपकिन्स। वो उनके पीछे पीछे भाग रही होती है। यांगुओ और यूफिंग आगे आगे भाग रहे होते हैं। यूफिंग को जब रियलाइज़ होता है कि यांदुओ उनका पीछा करना नहीं छोड़ेगी तो यूफिंग यहाँ पर अपना दिमाग दौड़ाता है और यांगू के हाथ में जो कार्टून का बॉक्स होता है उसके अंदर जितने भी सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं वो हवा में उड़ाना शुरू कर देता है। यांदू भी फ्री के सैनिटरी नैपकिन्स पूरे बाजार में से और रोड पर कलेक्ट करते हुए उन्हीं का पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे भाग रही होती है। थोड़ी देर बाद यांदू रियलाइज़ करती है कि वो दोनों गायब हो चुके हैं। यांदू यहाँ पर सब जगह ढूंढने की कोशिश करती है, वो लोग अचानक गायब कहाँ हो गए हैं। यांगू और यूफिंग एक बहुत बड़े पिलर के पीछे छुपे होते हैं। यहाँ पर यूफिंग उसे बोलता है कि मुझे लगता है यांदू अभी तक तो चली गई होगी, अब हम लोगों को बाहर निकल लेना चाहिए। यांगू इस सिचुएशन के मज़े ले रही होती है और वो यूफिंग को देखकर हंसने लगती है।
जैसे ही वो दोनों बाहर आते ही हैं वैसे ही सामने यान दुओ खड़ी होती है और वो यांगुओ को देख लेती है और यहाँ पर वो चिल्लाना शुरू कर देती है कि तू यहाँ पर क्या कर रही है और ये कौन है तेरे साथ। जैसे ही वो देखती है कि यूफिंग यांगुओ के साथ घूम रहा है तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। कहती है कि तू ऑफिस के टाइम पर यहाँ पर क्या कर रही है और ये सैनिटरी नैपकिन क्यों बांट रही है तू। दोनों ही अपने आप को यांदुओ से छुपाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं मगर वो दोनों छुपा नहीं पाते हैं और यहाँ पर यांगुओ के ऊपर यांदुओ दोबारा गुस्सा करने लगती है और उसे अपने साथ ले जाती है। घर पर आकर यांगुओ की दोबारा शामत आई होती है यांदुओ के हाथों। यहाँ पर यांदुओ पूछने की कोशिश करती है तू और यूफिंग बीच बाजार में ये सैनिटरी नैपकिन क्यों बांट रहे थे। यांगुओ यहाँ पर यांदुओ को सब कुछ सच सच बता देती है कि यूफिंग ने मुझे जॉब से निकाल दिया, एक्चुअली उनको अब मेरी ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसे ही यांगुओ ये बात बोलती ही है यांदुओ उसको मारने के लिए चली आती है। वो रोकने के लिए उसको बोल देती है कि मुझे जॉब मिल चुकी है, केजोंग ने मुझे असिस्टेंट बना लिया है। जब यांदुओ ये बात सुनती है तो वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है क्योंकि अब उसे केजोंग पसंद जो आने लगा था। यांदुओ यहाँ पर यांगुओ से पूछती है तू सच तो बोल रही है ना, कहीं ये मजाक तो नहीं है। यांगुओ यहाँ पर बोलती है मुझे तेरे साथ मजाक करके मरना थोड़ी ही है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। दोनों ही बहनें केजोंग के ऑफिस पहुंची होती हैं। यांदुओ यहाँ पर केजोंग को थैंक्स कर रही होती है यांगुओ को जॉब देने के लिए। यूफिंग के ऑफिस में कुछ उसका हाल बेहाल होता है। एक्चुअली यूफिंग यांगुओ से ओवरकम नहीं हो पा रहा होता है, उसको हर जगह यांगुओ ही नज़र आ रही होती है। यूफिंग यांगुओ से ओवरकम करने के लिए केजोंग को कॉल करता है और उसे बार में आकर उससे मिलने के लिए बोलता है। यूफिंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो दूसरी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हो जाए और यांगुओ को भूल जाए। वो नई नई लड़कियों को कॉल भी कर रहा होता है। यहाँ पर यांदुओ को एक लिस्ट पकड़ा कर बोलता है ये गर्ल्स की लिस्ट है, इनके घर पर तुम्हें गिफ्ट पहुँचाना है। यूफिंग के पास बहुत सारी लड़कियों को कॉल आ रहा होता है। ये देखकर यांदुओ भी चौंक जाती है। कहती है कि आजकल बॉस को हुआ क्या है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं यांगुओ जब पार्ट टाइम जॉब कर ही रही होती है। यांदुओ से कॉल करती है और बोलती है तुझे एक जगह डिलीवरी देनी है, एड्रेस नोट कर। यांगुओ यहाँ पर जब एड्रेस नोट करने ही लगती है तो वो पहला एड्रेस नोट करती है, दूसरा एड्रेस नोट करती है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। यहाँ पर यांदुओ से पूछ ही लेती है इतने सारे एड्रेस मुझे क्यों लिखवा रही है। यांदुओ उसे जवाब देती है बॉस को लड़कियों को इम्प्रेस करना है इसलिए डिलीवरी तू करने जाएगी, सो डैट जो भी डिलीवरी का पैसा होगा वो हम लोगों को मिलेगा। अगले सीन में यांगुओ तोतो को लेकर फ्लावर शॉप पर पहुंची होती है और फ्लावर पैक करवा रही होती है। यांगुओ तोतो से बोलती है तू तो पूछ रही थी ना कि कहीं यूफिंग मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे हैं, अब देख ले कितनी सारी लड़कियों को वो गिफ्ट्स भेज रहे हैं। यहाँ पर तोतो बोलती है यार यूफिंग ऐसा निकलेगा मुझे पता नहीं था। अगले सीन में दिखाते हैं यूफिंग बहुत सारी लड़कियों को एक साथ डेट कर रहा होता है। एक्चुअली उसका हाल बहुत ज़्यादा बेहाल होता है, हर जगह उसे यांगुओ ही नज़र आ रही होती है। आज भी जिस लड़की के साथ वो डेट करने पहुंचा होता है उसकी शक्ल में भी थोड़ी देर बाद उसे यांगुओ ही नज़र आने लगती है। यूफिंग के सामने वाली लड़की उनकी फैमिली प्लानिंग कर रही होती है और यहाँ पर वो मुस्कुरा के सुन रहा होता है। एक्चुअली यूफिंग तो अपने ख्यालों में खोया होता है और सामने वाली लड़की को लगता है कि वो उसकी बातों पे इंटरेस्ट ले रहा है। थोड़ी देर बाद सामने वाली लड़की यूफिंग को सिड्यूस करने के लिए उसकी सैंडल से हरकतें करना शुरू कर देती है।
यूफिंग जब यांगुओ के सपनों से बाहर आता है और रियलाइज़ करता है कि वो फिर से यांगुओ के सपनों में खोया हुआ है, तो यहीं पर वो डेट ख़त्म करता है और अपने घर दोबारा आ जाता है। घर आने के बाद यूफिंग सोच रहा होता है, आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं यांगुओ को भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। फिर से यांगुओ को भुलाने के लिए किसी लड़की को कॉल करने लगता है। जब वो उठता है तो देखता है कि स्टैचू में भी उसे यांगुओ ही नज़र आ रही है। वो स्टैचू के पास आता है और बोलता है, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हो, हर जगह तुम मुझे नज़र क्यों आ रही हो, देखना मैं तुम्हें बिल्कुल भुला दूंगा। और दूसरे ही पल वो और किसी को कॉल करके उससे प्यारी प्यारी बातें करना शुरू कर देता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं यूफिंग यांगुओ को अपने पास बुलाने के लिए कुछ तरकीबें सोच रहा होता है। इस बार वो यांगुओ को अपने पास बुलाने के लिए वैक्यूम क्लीनर को तोड़ के रख देता है और यांगुओ को कॉल करके बोलता है, मेरा वैक्यूम क्लीनर ख़राब हो चुका है तो तुम्हें आकर फिक्स करना है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं यांगुओ को कॉल करके बोलती है, तुझे कुछ टेडीज़ की डिलीवरी करनी है जो कि बॉस ने अपनी फ़ीमेल फ्रेंड के लिए डिलीवर करने के लिए बोला है। यांगुओ ये सब काम कर कर के थक गई होती है, उसे ये सब काम करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा होता है, वो मना भी तो नहीं कर सकती थी। अगले सीन में हमें दिखाते हैं यांगुओ बड़े बड़े टेडीज़ लेकर यूफिंग की फ़ीमेल फ्रेंड्स को डिलीवर करने पहुंच जाती है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं यांगुओ फिर से यूफिंग के घर पहुंची होती है। यूफिंग ने उसे बहाना लगा के बुलाया होता है। यहाँ पर यांगुओ यूफिंग से बोलती है, ये वैक्यूम क्लीनर तो तुम किसी और से भी सही करवा सकते थे। यूफिंग यहाँ पर बोलता है, ऐसे कैसे सही करवा लेता, तुमने नहीं बोला था जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तुम आओगी। वैक्यूम क्लीनर तो एक बहाना होता है, एक्चुअली यूफिंग को यांगुओ को ताड़ना होता है, इसलिए उसने उसको कॉल करके बुलाया होता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं यांगुओ ये सारी बातें केजोंग के साथ शेयर कर रही होती है और बताती है यूफिंग आजकल कैसा बदला बदला सा बिहेव कर रहा है। यहाँ पर केजोंग भी सोच में पड़ जाता है, आखिर यूफिंग ऐसा कर क्यों रहा है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं हुई फैंग यूफिंग के पास पहुंची होती है। एक्चुअली हुई फैंग चाहती थी कि यूफिंग उसके पास दोबारा वापस आ जाए। यहाँ पर यूफिंग हुई फैंग को साफ साफ मना करते हुए बोलता है, हम लोग सिर्फ अब फ्रेंड्स रह सकते हैं, इसके अलावा मैं अब तुम्हारे साथ आगे लाइफ बिताने का सोच नहीं सकता हूँ। इसी मोड पे हमारे इस पार्ट की भी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक भी कर दिया कीजिए और एक कमेंट भी कर दिया कीजिए। थैंक यू।